Hello students, welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. आज की क्लास में हम लोग द पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हिंदी वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, या इंग्लिश के सेंटेंसेस को या टेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है. तो आइए पहले इसकी पहचान जानते हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रांसलेशन सीखते हैं. तो इसकी पहचान होती है, इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जबकि भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो, जिनमें से एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं. अर्थात यहाँ पर दो कार्यों का होना पाया जाता है और दोनों भूतकाल में ही होते हैं और दोनों एक दूसरे के बाद समाप्त हो जाते हैं और दोनों काल भूतकाल में ही समाप्त होते हैं. इससे स्पष्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुके होते हैं. तो आइए जानते हैं कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे. तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए होते हैं. जैसे साधारण वाक्यों में या सिंपल सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जब वाक्य में बिफोर दिया होता है. बिफोर मीन्स पहले, या फिर टिल मीन्स तक, या फिर ऑलरेडी या पहले से ही, इनका प्रयोग किया जाता है. जैसे दूसरा नंबर में हो सकता है, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे आदि शब्द पाए जाते हैं. ठीक है ना. दो प्रकार से पहचान सकते हैं, या तो इसमें बिफोर, टिल, ऑलरेडी शब्द दिए होते हैं, और हिंदी वाक्यों में या तो फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द पाए जाते हैं. तो चलिए हम जानते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है, साधारण वाक्यों के अनुवाद में जिनमें केवल एक ही क्रिया दी होती है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था. वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था. वह ही सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं. पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो ही हैड ऑलरेडी, पहले ही का क्या होता है, ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी. तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज. ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज. वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था. जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहता है, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था. मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था. पहले ही मीन्स बिफोर या ऑलरेडी. आई हैड. हाँ देखिए, जैसे मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था. आई हैड सीन, मैं देख चुका था. दिस गेम, इस खेल को पहले ही, बिफोर या ऑलरेडी. आई हैड सीन दिस गेम ऑलरेडी, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर. इस प्रकार से हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं. इसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अर्ली या आफ्टर या बिफोर के लिए उसके अनुसार प्रयोग करते हैं. साधारण वाक्यों की बात हो गई है. और कोई इसका दूसरा नियम जैसे कहता है, इसका दूसरा नियम कहता है, ऐसे वाक्यों में जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं. मेन पॉइंट, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं. अर्थात पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. और जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं. जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं. सिंपल पास्ट में रखने का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. याद रहेगा आपको, जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको हम लोग रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य उसके बाद संपन्न होता है उसको हम लोग रखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में. हमने शुरुआत में बताया था कि इसमें पास्ट टेंस में दो कार्यों के होने का भाव प्रकट होता है और दोनों एक के बाद एक पास्ट टेंस में ही समाप्त हो जाते हैं. तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं. अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है,
मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पर समय के लिए हो रहा है, मौसम के लिए हो रहा है, बारिश के लिए हो रहा है, बारिश के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो इट हैड बिगन, बिगन थर्ड फॉर्म। तो इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच द स्कूल। यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल पहुँचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी। तो पहले कौन सी घटना घटती है? तो पहले वर्षा होने वाला भाव घटता है। तो जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। इट हैड बिगन टू रेन, इट हैड बिगन टू रेन मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्कूल। तो जो कार्य पहले संपन्न हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखें, जो कार्य बाद में संपन्न हुआ उसको हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। जो कार्य पहले संपन्न हुआ उसके लिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं? देखो हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। जो कार्य बाद में संपन्न हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसको ध्यान समझना है आपको। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल कहता है पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। पूर्व ही या पहले ही, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, बोथ आर इक्वल। तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। पहले कौन सी घटना घटती है? पहले चोरों के भागने की घटना घटती है। चोर भाग चुके थे, चोरों के भागने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। तो बनाएंगे द थीव्स हैड रन अवे। क्या बनाएंगे? द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। क्या हो गया इसका मतलब? पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। पहले क्या चोर भाग चुके थे? द थीव्स, चोर, हैड लगाएंगे, रन अवे, भाग चुके थे। द थीफ हैड रन अवे। अब पुलिस के आने से पहले ही पास्ट इंडिफिनिट में बिफोर द पुलिस केम, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इस प्रकार से इसको बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि कार्य में पहले या पूर्व शब्द आया हुआ होता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य प्रिंसिपल क्लॉज या प्रधान उपवाक्य होते हैं और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य होता है। अतः अनुवाद में पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लिखा जाता है, इसके बाद फिर हम लोग आश्रित उपवाक्य का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य या प्रिंसिपल क्लॉज या प्रधान उपवाक्य को तथा उसके बाद संपन्न होने वाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज को उसके बाद लिखा जाता है। अतः अनुवाद में आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट फॉर्म आता है। इसी एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। अब देखो खाना खाने के बाद ये हमारा आश्रित है, स्कूल चला गया प्रिंसिपल क्लॉज है। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हमको प्रिंसिपल क्लॉज लिखना होता है, इसके बाद फिर हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं। तो स्कूल चला गया यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। रमेश स्कूल बाद में गया, बाद में कार्य संपन्न हुआ, लेकिन जब उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो पहले उसी को लिखा जाएगा जो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। दूसरा कहता है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, अर्थात डॉक्टर पहले आए थे, रोगी बाद में मरा था, लेकिन रोगी मर गया था। ये प्रिंसिपल क्लॉज है इसलिए इसको पहले लिखना पड़ेगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है ना, इसको समझिएगा, कई बार इसको ट्राई करेंगे, समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे अगला नोट कहता है यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भूतकाल में हो और आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट ही हो तो आश्रित उपवाक्य के अनुवाद में क्रिया भूतकाल में ही रखी जाती है। याद रखिएगा, जैसे सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। पास्ट टेंस में जाएगा, समाप्त कर लिया है या पास्ट टेंस की तो बात हो रही है। सीता टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क।
सीता टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है ना, समझिएगा। जैसे नोट 4 कहता है तो तब का अनुवाद देन से नहीं होता, बल्कि तो या तब के लिए हम लोग केवल कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। When I reached home, कॉमा लगा दिया, all the guests had gone. When I reached home, all the guests had gone. इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का पहला नियम है, जैसे इसमें हैड के बाद नॉट तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट फिर हैड, और हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, वह धो चुकी थी। फेमिन जेंडर है ना, तो शी का प्रयोग करेंगे वह के लिए। शी के बाद हम लोग हैड लगाएंगे और हैड के बाद नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, वॉश करना, धोना। वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है, तो पूरा हो गया ये। शी हैड नॉट वॉश्ड अब ऑब्जेक्ट द क्लॉथेज बिफोर द वॉशरमैन कम। धोबी वॉशरमैन। ठीक है ना, तो पूरा मिला करके हो जाएगा, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। शी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लॉथेज बिफोर द वॉशरमैन कम, सॉरी बिफोर द वॉशरमैन केम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग दो कार्य हो रहे हैं, धोबी का आना और कपड़े का धोना। जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पर धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, अर्थात धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी आ जाएगा। तो शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथेज बिफोर द वॉशरमैन केम। तो ये हमारा जो है शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथेज, ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसी प्रकार से बिफोर द वॉशरमैन केम, ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, इससे स्पष्ट होता है, इससे समझिए। जिस दूसरा एग्जांपल है, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, तो मुझे पत्र नहीं मिला था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। तो इस प्रकार से आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में कभी नहीं लिखा हो तो हैड के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि नेवर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। क्या एग्जाम्पल है, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। उसने ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। पहले का क्या होता है, बिफोर, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसका पहला नियम है, जिन क्रियाओं के प्रारंभ में क्या हो, अर्थात जब सेंटेंस में प्रारंभ में क्या शब्द लिखा होता है तो उसको अनुवाद बनाने के पहले हेल्पिंग वर्ब हैड को हम लोग पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे, पहले अगर हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले लिखा होता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड को पहले लिखा जाता है। हैड के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब हैड को हम लोग सेंटेंस में पहले लिखते हैं। हैड द थीफ रन अवे। हैड फिर सब्जेक्ट आएगा, द थीफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रन रैन रन, रन अवे लास्ट में बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कहता है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखो यहाँ पर भी हिंदी में क्या शब्द पहले आ गया है,
तो उसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हेल्पिंग वर्ब हैड को पहले लिखा जाता है। तो हैड, फिर सब्जेक्ट द पेशेंट, फिर डाई मीन्स मरना, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। हैड द पेशेंट डाइड पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मर चुका था फिर डॉक्टर आए थे, तो जो मरीज मर चुका था हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जो कार्य पहले संपन्न हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो कार्य बाद में संपन्न हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक है ना, ये समझिएगा आप लोग। इसी प्रकार से दूसरा नियम ये कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए हिंदी वाक्य में बीच में दिया होता है। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में दिया होता है, तब उसको जब ट्रांसलेट करना होगा, तब उसके लिए दूसरा नियम होता है। उसके लिए नियम कैसा है, तो अंग्रेजी बनाने से पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसी जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम लोग बीच में लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का, और फिर इसके बाद अदर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था। अपने पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था। कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। पहले हमने कहा ना कि उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैड, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। तो पूरा मिलाकर हो गया वेयर हैड ही गॉन बिफोर हिज फादर डाइड। वेयर हैड ही गॉन बिफोर हिज फादर डाइड। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कहता है, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था। वह क्या कर चुका था, व्हाट हैड ही डन, तुम्हारे आने से पूर्व, बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले वो क्या कर चुका था। यहाँ पर दो सेंटेंस है, वह क्या कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो ये कार्य पहले संपन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और ये कार्य बाद में संपन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है ना। इससे जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो कार्य बाद में संपन्न होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलिए, उसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। और हाउ मच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और हाउ मेनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार किसके लिए, या हुज या विच का प्रयोग हम लोग सजीव और निर्जीव के लिए करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे। डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे। कितने रोगी मर गए थे, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ऑफ कोर्स काउंटेबल है। जब काउंटेबल है तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी पेशेंट्स, हाउ मेनी पेशेंट्स हैड डाइड, मर गए थे, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, हाउ मेनी पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल, जैसे सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। कितने बच्चे सो चुके थे, हाउ मेनी, काउंटेबल है ना बच्चे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन। यहाँ पर देखिए नाउन है जो हाउ मच और हाउ मेनी के जस्ट बाद आ रहा है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। ठीक है, समझिएगा इसको। उसी प्रकार रूल 4 कहता है, चौथा नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यदि प्रश्न सूचक शब्द हु मीन्स कौन, ही कर्ता का सब्जेक्ट का कार्य, कर्ता या सब्जेक्ट का कार्य करने लगे तो हु को लिखते हैं, फिर हैड का प्रयोग करते हैं, बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। कौन, पहले कौन की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पर हु हमारा सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो हु के जस्ट बाद हमको हैड का प्रयोग कर देना है। तो हु हैड इंटर्ड, घुसाना मीन्स इंटर करना, हु हैड इंटर्ड योर हाउस, हु हैड इंटर्ड योर हाउस बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। तो पूरा मिलाकर जब बनाएंगे, मेरे पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, हु हैड इंटर्ड योर हाउस बिफोर आई रीच्ड देयर। ठीक है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग। और उसी प्रकार से पांचवा रूल कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कहता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के पश्चात हमको
नॉट का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या है इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, हैड ही नॉट। हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट का प्रयोग कर देना। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही के बाद हमको नॉट लगाना है। तो हैड ही नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई केम, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर बिफोर आई केम। सो गाइज, ये था आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।